बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6, रिपल टैंक। बच्चे, रिपल टैंक एक ऐसा टैंक है जो जिसकी क्वालिटी ये है कि वेव्स प्रोड्यूस कर सकता है। कौन सी वेव्स? क्योंकि सरफेस ऑफ वाटर पर वेव्स पड़ेंगे तो ट्रांसफर वेव्स की बात करेंगे। वैसे चलती है क्रस्ट एंड ड्राफ्ट, क्रस्ट एंड ड्राफ्ट। एक तो वेव्स प्रोड्यूस कर सकता है और साथ ही साथ एक एडवांटेज ये है कि इसी के अंदर हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ सकते हैं, वेव्स की खसूसियात पढ़ सकते हैं। खसूसियात क्या? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन और आप लोग ने पढ़ना होता है पोलराइजेशन। यहाँ पर आप 3 पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन, और तीनों की डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल होगी जिसको डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर डायग्राम आ गई समझ तो फिर आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। तो बच्चे डेफिनेशन को देखें। रिपल टैंक इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूस वाटर वेव्स। वाटर वेव्स प्रोड्यूस करती है एंड स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक। फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक को, खसूसियात को पढ़ती भी है। खसूसियात मैंने आपको बता दी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन। आज के लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, कल हम रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन दोनों पढ़ेंगे, यानी 2 दिन में हमने इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करना। तो रिपल टैंक के बाद उसकी आ जाएगी कंस्ट्रक्शन की, ये किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रे। देखें डायग्राम बच्चे, ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे है। रेक्टेंगुलर ट्रे ऐसे ट्रे के साथ 1/2 मीटर जो है ना अबव है, यानी 1/2 मीटर गहरा है। पानी इसमें भरना है हमने ट्रे में गुंजाइश होगी कि वो 1/2 मीटर तक पानी जो है ऐसे भर सकता है। वाइब्रेटर जिसे पैडल कहते हैं, ऑसिलेटिंग पैडल, ये वाइब्रेटर है। मोटर है। मोटर जो है, मोटर की जो लोअर साइड है वो ये वुडन ब्लॉक के ऊपर है, और वुडन ब्लॉक के ऊपर जो है उसने सरफेस पर टच किया हुआ है। वुडन ब्लॉक ने वाटर की सरफेस पर जो है ना टच किया हुआ है जब हमने स्टार्ट नहीं की। फिर सुने क्या कहा मैंने कहा ये ऑसिलेटिंग पैडल बेसिकली एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो वाइब्रेटर है, जो वाइब्रेट करती है। कब? जब इसको स्विच से ऑन करते हैं। मोटर नहीं होती वाइब्रेट करने वाली, ऐसे वाइब्रेट करेगी। तो ये वाइब्रेटर की जो मोटर है ये वुडन ब्लॉक की सरफेस पर ऐसे टच हुई है, और नीचे पानी है, पानी की सरफेस पर हल्का सा टच हुआ है ये वुडन ब्लॉक, और स्विच के साथ कनेक्ट है ये मोटर। बल्ब है देखने के लिए, नीचे जो इमेज बनेगा, नीचे इमेज आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, किसी पेपर पर भी देख सकते हैं, और वुडन ब्लॉक है हमारे पास। अब देखिए जी, व्हेन स्विच इज ऑन, जब स्विच ऑन किया जाता है, ऑसिलेटिंग पैडल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड इट वाइब्रेट द वुडन ब्लॉक। जब वो वाइब्रेट करेगा तो वो जो वुडन ब्लॉक बना है वो भी वाइब्रेट करेगा। वुडन ब्लॉक ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे हल्का हल्का हिलेगा। जब ये हल्का हल्का हिलेगा तो लाजमी सी बात है पानी की सरफेस पर है तो पानी में क्या पैदा होंगी? पानी में क्या पैदा होंगी? वेव्स पैदा होंगी। आसान चीज है ना, सिंपल सी लॉजिक है कि जब वाइब्रेटर चलेगा तो वुडन ब्लॉक को टच करेगा। ये लिखा हुआ है, पूरी स्टेटमेंट है। व्हेन स्विच इज ऑन, वाइब्रेटर स्टार्ट ऑसिलेशन, देन वुडन ब्लॉक आल्सो ऑसिलेट which produce water waves on the surface of water. वाटर की सरफेस पर वाटर वेव करेंगे जो जिसके जो है ना वेव फ्रंट जो है, वेव फ्रंट कहते हैं उसके बजाय नजर आने वाले फ्रंट के उभार और जो है ना आपको नजर आएंगे, उतार और चढ़ाव। तो वो वेव्स क्या करेंगी? यहाँ से मूव करेगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इस सूरत में मूव करेगी। ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, क्रस्ट, ये ट्रफ, मीन पोजीशन के लिए ऑसिलेट करेगी। और इसके ऊपर हमने लगाया हुआ है बल्ब। बल्ब से हम लोग नीचे जो इमेज बन रहा है वो फोकस किया हुआ है। जो इमेज बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, डार्क और ब्राइट लाइन। ये जो लाइन डाली हुई है इसका मतलब है डार्क फेस, जो ये गैप है इसका मतलब है ब्राइट। तो ये लाइन की सूरत में वेव फ्रंट हमें नजर आएगा, और जो हमारे पास ब्राइट है, ये ब्राइट वाला फेस इसको हम कहेंगे क्रस्ट, और जो ये डार्क है इसे हम देंगे ट्रफ का नाम। नीचे वाले फेस को नाम दिया ट्रफ का, उसे जाहिर किया एक ब्लैक लाइन से, और ऊपर वाले फेस को नाम दिया क्रस्ट का, और क्रस्ट को हमने जो है वो रोशन ब्राइट क्रस्ट। यहाँ तक क्लियर होगी कंस्ट्रक्शन के साथ वर्किंग। दोबारा सुन लें,
रिपल्डिंग एक ऐसी डिवाइस का नाम है जो वेव प्रोड्यूस करती है और उसकी करेक्टरिस्टिक को बढ़ती है। ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे पर मुश्तमिल होती है जो 1/2 मीटर अबव द सरफेस होती है, अबव द सरफेस ऑफ टेबल। और इसके ऊपर जो है वाइब्रेटर होता है, ऑसिलेटिंग पैडल, और स्विच होता है, बैटरी, बल्ब है, स्क्रीन है और वुडन ब्लॉक है। फिर जो ये वाइब्रेटर या ऑसिलेटिंग पैडल है, ये एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो वाइब्रेट करती है जब इसको स्विच ऑन कर दिया जाए, और ये इट टचेस द सरफेस ऑफ वुडन ब्लॉक एंड वुडन ब्लॉक टचेस द सरफेस ऑफ वाटर। When vibrator on या when motor is on, when switch is on, oscillator pedal start vibration which vibrate the wooden block and wooden block touches the surface of water and create water waves। तो ये काम तो वाटर वेव्स, पहले वाली बात तो होगी कि वाटर वेव्स क्रिएट कर सकता है। अब हम लोग चले जाएंगे, इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है हमने, उनमें से आज हम एक पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन 3 है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंस बैक हो जाना, वापस आ जाना। यानी मैंने बॉल मारी दीवार पर और दीवार से वापस आ गई मेरे पास। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से बॉल को मार रहे हैं। अगर मैं यहाँ से खड़ा होकर तिरछा मारूंगा तो बॉल वहाँ से लगने के बाद इधर चली जाएगी, सीधा मारूंगा तो वापस मेरे पास आएगी। तो एंगल पर भी डिपेंड करता है कि किस एंगल से जाकर कोई चीज़ किसी चीज़ से टकराती है। अब बच्चे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। When wave moves in one medium, fall on the surface of another medium। एक मीडियम मैं हूँ, ये एयर है, मैंने बॉल फेंकी है, दूसरा वो दीवार बन जाएगा ना मीडियम, जिस पर वो सरफेस पर फॉल करेगी, गिरेगी, जिस पर जाकर टकराएगी। तो ये कहता है कि जब एक मीडियम के अंदर से कोई वेव्स गुजर रही होती है और वो दूसरे मीडियम की सरफेस से जाकर टकराती है और सरफेस से किसी खास एंगल से टकराती है, तो सारी की सारी वेव्स क्या होगी, वापस जो है बाउंस बैक हो जाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उससे डिपेंड करता है कि किस तरीके, मैंने बताया ना, अगर मैं ऐसे मारूंगा तो उस डायरेक्शन में जाएगी और एंगल बनाएगी एक, और अगर सीधी आएगी तो सीधी मेरे पास वापस आएगी 180 के एंगल पर। तो ये कहते हैं फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम एंड फॉल बैक, या फॉल बैक की जगह पर आप लोग लफ्ज़ बाउंस बैक भी यूज़ कर सकते हो, वापस आ जाना। बाउंस बैक to the on the first medium with some angle which is equal to angle of incidence। What is angle of incidence? What is angle of reflection? Laws of refraction पढ़े हैं ना 9th क्लास में? नहीं पढ़े? चलते हैं तो हैं। चलें, laws of refraction में पढ़ेंगे कि जो angle of incidence होता है वो बराबर होता है angle of refraction। मैंने बॉल फेंकी और बॉल जाकर जिस एंगल से टकराई वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बॉल जमीन, ये दीवार से जो वापस किसी एंगल से ही जाएगी ना, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब हम लोग रिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बराबर होने चाहिए। ये डेफिनेशन है, आपकी बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब देखिए बच्चे, मैंने इसी ट्रे के अंदर एक वो जो है वो रख लिया, कोई भी हर्डल, कोई ब्लॉक रख लिया, कोई भी पत्थरी रख ली है। अब वेव्स उस तक जाती हैं, उस पर जाने के बाद उससे टकरा कर ना अपनी डायरेक्शन चेंज करके वापस आने लगती है, इसको क्रॉस नहीं कर पाती। मतलब पूरा ऐसे हर्डल रख दिया है, वो वेव्स आती हैं ऐसे टकरा के फिर ऐसे वापस किसी एंगल से। अब मैंने देखिए इस ब्लॉक को किसी एक एंगल से रखा हुआ है। अब ये देखो वेव्स ऐसे आ रही थी, टकराने के बाद अब इस तरह से हो गई, ऐसे वापस आ गई, डायरेक्शन पूरी चेंज हो गई, ऐसे जाते हुए ऐसे हो गई, यानी यूं टकराई और यूं आने लगा। तो ये है, अब ये देखो जो ये मैंने डाला है ना, ये है नॉर्मल, एक 90 का एंगल डालें। अब ये जो ऊपर से आ रही है वेव्स, ये वेव्स की डायरेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ जो यहाँ पर ऐसे मुड़ेगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन में एक चीज़ आपने और पढ़नी है, वो पढ़नी है स्पीड और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। आपने फार्मूला पढ़ा है ना, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, पढ़ा था? फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का रिलेशन स्पीड के साथ, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो बच्चे फ्रीक्वेंसी तो रहेगी कांस्टेंट, क्यों? फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। तो ये मोटर तो एक ही स्पीड से चल रही है,
एक ही स्पीड से चल रही है और एक ही स्पीड से फ्रीक्वेंसी क्रिएट। फॉर एग्जांपल ये एक मोटर जो है 1 सेकंड में जो है वो 4 वाइब्रेशन क्रिएट करती है, तो ये जहाँ भी जाएगी 4 ही वाइब्रेशन रहेगी। क्यों? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी तो मोटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही वेव्स होंगी, तो फ्रीक्वेंसी तो होगी कांस्टेंट। स्पीड क्या होगी? स्पीड हो जाएगी बच्चे मेरे कम। कम कैसे होगी उसको पढ़ने के लिए ये समझें। मैं इस ट्रे के अंदर ये 1/2 मीटर की है ना, अब ये पूरा इकट्ठे एक जैसा पानी है। अब मैं यहाँ पर ना थोड़ी सी वो रख देता हूँ, एक प्लेट रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ट्रे है, बहुत से समझें इसको। इस ट्रे के इस हाफ हिस्से पर मैंने एक ब्लॉक सा रख दिया, लेकिन वो क्या हुआ, उससे क्या हुआ, वो आधे मीटर का फॉर एग्जांपल रख दिया, आधे नहीं आप कह लें कि चौथा हिस्सा। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर पानी गहरा हो जाएगा, यहाँ पर पानी शैलो हो जाएगा, कम गहरा हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा डीप वाटर, यहाँ पर हो जाएगा शैलो वाटर, कम गहरा। अब डिफरेंस हो गया ना मीडियम में। यस सर। अब ऐसे मूव करेगी कुछ इस तरह से। ये देखें, मैं इसको हॉरिजॉन्टल आपकी बुक में बताया था, मैं हॉरिजॉन्टल ही समझाता हूँ आपको। हॉरिजॉन्टल के लिए मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ से ऐसे ये सरफेस है, यहाँ से अब मीडियम चेंज हो रहा है। नीचे वाला डीप है, डीप को डी से जाहिर कर रहा हूँ, और ऊपर वाला जो है वो जो शैलो है उसको एस से जाहिर कर रहा हूँ। अब वेव जो है वो ऐसे जा रही है, ठीक है। अब जब ये यहाँ क्रॉस करती है तो ये छोटी हो जाती है। छोटी होने का मतलब ये कि इसकी स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई। स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई। अच्छा वेवलेंथ देखें, ये एक तरफ से दूसरे तरफ तक का फासला होता है वेवलेंथ, और यहाँ पर देखें वेवलेंथ कितनी है। तो कौन सी वेवलेंथ बड़ी है? इसका मतलब ये है कि जब शैलो सरफेस आई तो वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई। वेवलेंथ भी कम हो गई, और क्या कम हो गई, स्पीड भी कम हो गई। क्लियर? यस सर। लिखी हुई है कि हमने एक ट्रे के ऊपर एक ब्लॉक रख देना है, जिससे 2 सरफेस बन जाएंगी, एक जो है डीप होगी और एक शैलो होगी। जब वो डीप से शैलो की तरफ मूव करता है तो स्पीड भी कम हो जाती है, वेवलेंथ भी कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसको देखना है और इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। जज़ाकल्लाह।